जो स्टूडेंट गांव से है और उन्हें यूपीएससी की तैयारी नहीं की है, केवल यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस एग्जाम को कैसे हैंडल करें? जो गांव में सर लोग रहते हैं उनके पास डेफिनेटली रिसोर्सेज के चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, हमें इजीली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन होने की वजह से सब कुछ इजी हो गया है। स्टडी आईक्यू की साथ में बहुत लंबे समय से हुई है, अभी आज से नहीं है ये, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। बिकॉज करंट अफेयर का जो स्टडी आईक्यू का डेली आता है, अंकित अग्रवाल सर का आता है, इंटरनेशनल मुद्दे चल रहे हैं, वो मैं सब वहीं से कवर करती हूँ। 2023 में आपने यूपीएससी दिया था और लगभग 2 मार्क्स से आपका यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो जब इतने फेलियर मिलते हैं तो बहुत सी नेगेटिव थिंकिंग आती है कि इस एग्जाम को गिव अप कर देना चाहिए, या स्ट्रेस भी आता है, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया? 2 नंबर से बाहर होना तो ये था कि मतलब ये तो छू के बाहर आ गए हम। एक तो होता है कि ज़्यादा मार्जिन से फेल हो जाओ तो लगता है कि ठीक है अब बहुत ज़्यादा गैप था, लेकिन 2 नंबर से फेल होने के बाद बहुत धक्का लगा था। प्रीलिम्स के लिए आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए कि कोई पर्सन है, नॉर्मल बिगिनर है या जस्ट उसने एग्जाम दिया, नहीं प्रीलिम्स निकल रहा है, आप उसको सजेशन क्या दें? मैंने घटना चक्र बहुत बार लगाया था और उसको बहुत बार रिवाइज किया था। थोड़ी चीज़ लगाएं, रिवाइज ज़्यादा करें। प्रीलिम्स के अंदर मेंस में आंसर राइटिंग मतलब बहुत ज़्यादा किया था। मैंने लगभग 30-35 टेस्ट लगाए थे और अपने जो एग्ज़ाम है उसके अंदर डाटा फैक्ट्स, स्पेशली GS 3 के अंदर वो आप गवर्नमेंट साइट से ही उठाएं और बजट को बहुत अच्छे से, बजट की मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी सर। क्वेश्चन का वे दूसरा हो सकता है बट इंट्रो आप वही लिखेंगे, तो मेंस में सर आपको लिखना पड़ेगा। हेलो नेहा मैम, सबसे पहले यूपीपीसीएस 2024 में रैंक 1 हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप देख ही सकते हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ, एट लास्ट थैंक्स टू गॉड कि यहाँ तक मैं पहुँची फाइनली। जी 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 मैम, जैसे होता है कि सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करते हैं तो बहुत से लोगों के ड्रीम्स होते हैं, अलग अलग मोटिवेशन होता है। आपका मोटिवेशन कैसा है कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी, क्या स्टोरी थी? सर स्टोरी ये थी कि सर मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे गवर्नमेंट के काम को समझना है कि आखिर का काम होता कैसे है, कि मतलब क्या चैलेंजेस होते हैं। जब भी हम देखते हैं कि कोई भी पॉलिसी आती है, हमें लगता है कि पता नहीं सरकार की ये कमी रही होगी, ये ऐसे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन धरातल पर जब हम उसको काम करते हैं तो अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि काम होता कैसे है। तो सर वहाँ से मैंने सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। और रैंक 2 उस टाइम अनु कुमारी मैम थी, वो भी मेरी मोटिवेशन थी, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो शादी के बाद स्टार्ट करी है। तो वहाँ से वो सब मोटिवेशन इकट्ठा करके सर खुद को स्टार्ट किया। होता क्या है मैम, जैसे गर्ल्स की बहुत सी समस्या होती है। जैसे गांव में जो गर्ल्स रहती हैं वो तैयारी करना चाहती हैं, लेकिन उनकी बहुत सी दिक्कतें कि उनको किसी कोचिंग में जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। यहाँ जैसे हम आपकी बात करें कि आपने मैरिज करने के बाद तैयारी स्टार्ट की है और एक बच्ची भी आपकी 8 साल की, तो इतनी चीज़ें मैनेज करके आपने कैसे सिलेक्शन लिया? थोड़ा आप बताइए कि चीज़ें, पढ़ाई भी मैनेज करना, फैमिली भी मैनेज करना, स्ट्रेस भी मैनेज करना, इतनी सब हर चीज़ को कैसे मैनेज किया आपने? डेफिनेटली सर डिफ़िकल्ट तो होता है, क्योंकि आपको ये जो पढ़ाई है ये समय मांगती है। आपको ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे पढ़ लिए और हो गया, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है किसी दिन आप 12 घंटे पढ़ रहे हो सकता है किसी दिन आप 4 ही घंटे पढ़े हो, लेकिन आपको पढ़ना रोज़ है। और उस रोज़ पढ़ने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। मेरी मम्मी थी, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि मेरी बेटी को उन्होंने संभाला है। इस वजह से शायद मैं कर भी पाई। और साथ में मेरे जो हस्बैंड थे, उनका मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। बिकॉज कई बार इतनी लंबी जर्नी में क्या होता है कि आप जब फेलियर्स देखते हैं आपको लगता है कि शायद ये लास्ट है, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन वहीं कोई आपको आके ऐसे बोल दे कि अरे नहीं होगा, हम हैं ना पीछे खड़े, कोई दिक्कत नहीं है, करो आगे, तो लगता है कि ठीक है यार कर लेते हैं। जी जी। तो फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट था सर मेरे साथ। मतलब आप बोल सकते हैं कि आप किसी बड़े एग्जाम को निकालना है तो फैमिली का एक सपोर्ट तो चाहिए। हाँ सर बिल्कुल, मेंटल सपोर्ट के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब आप डाउन होते हैं तो आपको आपकी फैमिली चाहिए। सही बात है। जैसे मैम आपने बताया था 2023 में आपने यूपीएससी दिया था और लगभग 2 मार्क्स से आपका यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो जब इतने फेलियर मिलते हैं तो बहुत सी नेगेटिव थिंकिंग आती है कि इस एग्जाम को गिव अप कर देना चाहिए, या स्ट्रेस भी आता है, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया उस टाइम पे? हाँ सर, 2023 में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, बिकॉज 2 नंबर से बाहर होना
तो ये था कि मतलब ये तो छू के बाहर आ गए हम। सही एक बात। तो होता है कि ज़्यादा मार्जिन से फेल हो जाओ तो लगता है कि ठीक है यार बहुत ज़्यादा गैप था, लेकिन 2 नंबर से फेल होने के बाद बहुत धक्का लगा था। थोड़ा समय लिया, प्रीलिम्स भी दिया था उसके बाद, हालांकि नहीं हुआ था। वही मैंने बताया आपको कि फैमिली में सबने बोला कि ठीक है फेलियर्स आते हैं लाइफ में, लेकिन जब आप मेंस तक पहुँचे हो तो कुछ तो होगा, काबिलियत सही बात। होगी, आप छोड़ो मत उसको। फिर से खुद को झंझोड़ा कि नहीं करना है, और फिर यूपी पीसीएस की तरफ अपना रुझान बढ़ाया कि मैं अपना पीसीएस की भी साथ साथ तैयारी करती रहती हूँ, एंड फाइनली सर यहाँ पर है। चलिए मैम, होता क्या है कि जब इस एग्ज़ाम को देते हैं तो 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो तीनों स्टेज का बैलेंस रखना और पढ़ना, और डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट कोचिंग्स हैं। तो हम एक एक स्टेज की बात करेंगे, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं और उनके अलग अलग डाउट रहते हैं कि हम प्रीलिम्स कैसे कवर करें, कैसे मेंस कवर करें, या इंटरव्यू तो ठीक है, जब पर्सन तैयारी करता है तो उसको खुद ही उसकी पर्सनालिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स के लिए आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए कि कोई पर्सन है, नॉर्मल बिगिनर है या जस्ट उसने एग्जाम दिया, नहीं प्रीलिम्स निकल रहा है, आप उसको सजेशन क्या देंगे? सर प्रीलिम्स के लिए जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स बहुत ज़्यादा लगाए थे। पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना ज़रूरी है कि किस तरह के क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से क्या आ रहे हैं। वो हर एग्ज़ाम के लिए है सर, चाहे वो यूपीएससी हो यूपीपीएससी हो, कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे आ रहे हैं। मैंने घटना चक्र बहुत बार लगाया था और उसको बहुत बार रिवाइज़ किया था। थोड़ी चीज़ लगाएं, रिवाइज़ ज़्यादा करें प्रीलिम्स के अंदर। उसके बाद मेंस पे आते हैं सर। मेंस में आंसर राइटिंग मतलब बहुत ज़्यादा किया था। मैंने लगभग 30-35 टेस्ट लगाए थे बिफोर माय मेंस। और जैसे हमारा 4 दिन का होता है, 2 पेपर फिर 2 पेपर फिर 2 पेपर, उसी सिम्युलेट करके वैसा एनवायरनमेंट 3-3 घंटे का पेपर दिया था कि ताकि मुझे पता चल जाए कि वहाँ मैं कितनी देर में कितना क्वेश्चन कर रही हूँ। जैसे 3 घंटे में पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज है, तो वो आप यहीं पे करके देख लीजिए, वहाँ पे करने से बेहतर है। और अपने जो एग्ज़ाम है उसके अंदर डाटा फैक्ट्स, स्पेशली GS3 के अंदर वो आप गवर्नमेंट साइट से उठाएं, और बजट को बहुत अच्छे से, बजट की मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी सर, तो उसको आप उसमें कोट करें। गवर्नमेंट की साइट्स हैं, जैसे यूपी इन्वेस्ट पोर्टल से मैंने बहुत ज़्यादा निकाला था डाटा, और वो सब मैंने अपने GS3 में कोट किया था। डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, कुछ इंट्रो कंक्लूजन तैयार कर लीजिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, तो आप उसके अंदर उतना समय वहाँ नहीं लेंगे, तो आप क्या करेंगे फटाफट से उसको लिखिए, तो बाकी जो क्वेश्चन नए आए हैं उनके लिए आपको समय मिल जाएगा। तो कुछ के रेडीमेड तैयार रखिए, कुछ जो टॉपिक्स हो जैसे अर्बनाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, हर साल आ रहा है उस पर, तो उसके आप रेडी रखिए। क्वेश्चन का वे दूसरा हो सकता है, बट इंट्रो आप वही लिखेंगे। तो मेंस में सर आपको लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लिखना तो पड़ेगा। एक चीज़ समझ में आ गई, हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको एक मैसेज सिंपल जा रहा है कि आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगानी है, मल्टीपल रिवीजन करना जो चीज़ पड़े, जैसे आपने घटना चक्र को बोला, और मेंस का तो आपने सिंपल एक आंसर बता दिया कि आपको आंसर राइटिंग करनी है, वही एक सॉल्यूशन है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात मैम ये बताइए, जैसे आप अभी हमारी जब बात हो रही थी आपने बोला कि सर मैंने स्टडी IQ से करंट अफेयर भी पढ़ा है, अब जैसे मेरी आपने बताया कि बजट की क्लास देखी है, तो जो हमारे जो भी स्टडी IQ पर करंट अफेयर पढ़ा है, या अभी जो हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था वो भी आपने दिया था, तो ओवरऑल जो स्टडी IQ को लेके आपका क्या रिव्यू रहा है? स्टडी IQ के साथ में बहुत लंबे समय से जुड़ी हूँ सर, अभी आज से नहीं है ये, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। बिकॉज करंट अफेयर का जो स्टडी IQ का डेली आता है, अंकित अग्रवाल सर का आता है, और भी बहुत सारे टीचर्स है उसके अंदर, जो भी इंटरनेशनल मुद्दे चल रहे हैं वो मैं सब वहीं से कवर करती हूँ। कभी कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ समय के लिए बीच में बंद हो गया था, तो मैंने अपना करंट अफेयर वहीं से कंप्लीट किया था। इंटरव्यू गाइडेंस की बात करें तो UPSC के समय पे अनिल स्वरूप सर से मैं जुड़ी थी, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था उन्होंने उस समय भी मुझे। और अभी जब मैंने UPPSC कर दिया तो आलोक रंजन सर के साथ भी एक मीटिंग हुआ था, वहाँ से इंटरव्यू गाइडेंस के लिए सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी स्टडी IQ से। हाँ, तो ये भी हमारे मेंटर हैं, जैसे हमारे सभी एस्पिरेंट जानते हैं, अभी हमारे अनिल स्वरूप सर भी मेंटर हैं, विजन सर भी मेंटर हैं। तो ये इसलिए रखे जाते हैं कि जब एस्पिरेंट से एक समस्या से गुजर रहा हो तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करें या पढ़ाई कैसे मैनेज करें, जैसे आपने बताया। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम तैयारी करते हैं, जैसे आपने UPSC की तैयारी की तो आप प्रिविलेज थे कि आपने UPSC की तैयारी की थी, आपका प्रीलिम्स सही हो गया, नॉलेज अच्छी खासी हो जाती है, मेंस भी आपका बहुत अच्छा खासा हो जाता है। जो स्टूडेंट गांव से हैं और उन्होंने UPSC की तैयारी नहीं की है, केवल UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करें?
जो गांव में सर लोग रहते हैं उनके पास डेफिनेटली रिसोर्सेज के चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, हमें इजीली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन होने की वजह से सब कुछ इजी हो गया है। कोशिश मेरी ये, मतलब मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप गांव में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन अपना काम करें। ऐसा नहीं कि उसके लिए दिल्ली आने की ज़रूरत है, और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको आप एक बार ले लीजिए यहाँ से और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। मेंस के लिए लिखिए, लिखा आप कहीं भी बैठ के, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहीं बैठ के लिखा जाए। आपके आसपास अगर आप आ सकते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट में टेस्ट देने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आप दे सकते हैं। बाकी आप अपने घर में एक ऐसा रूम बना लीजिए कि वहाँ पर आप बैठ के प्रीलिम्स के, मेंस के सारे टेस्ट लिख सकें। तो उसको एक चैलेंज ना माने। चाहे हर किसी की लाइफ में सर डिफरेंट चैलेंजेस है। मेरे पास मैरिज वाले चैलेंजेस हैं, उनके पास हो सकता है कि रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं वो। तो आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन खुद से ही निकलेगा। अब जैसे मेरी सिस्टर है, वो यूपीपीएससी की तैयारी करती है। कई बार उसने मुझसे बोला कि मुझे दिल्ली आना है, बिना दिल्ली आके तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब हम तो ठीक है, फैकल्टीज़ है, सब चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन गांव के बच्चे को समझ में नहीं आते कि मुझे ऑफलाइन ही कोचिंग करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप चीज़ें देखते हैं कि ऑनलाइन भी किया जा सकता है। आपका क्या मानना है कि ऑनलाइन से फर्स्ट रैंक अचीव की जा सकती है? सर ये कोई ऐसा मूल मंत्र नहीं है कि क्या ऑनलाइन से ही की जा सकती है, क्या ऑफलाइन से ही। सबसे पहले तो आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा कि करना ही है, उसके बाद आप रिसोर्सेज पे आएंगे। हाँ डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी में एक रुकावट सी लगती है, लेकिन अगर आप गांव के अंदर हैं तो आपका बेहतर यही रहेगा। अगर वैसी स्थिति नहीं है कि आप नहीं आ पा रहे हैं शहर में, भाई अगर आपके पास स्थिति है तो आप आइए, ठीक है। आप यहाँ से जो भी रिसोर्सेज है उनको इकट्ठा कीजिए और फिर से अपनी वहाँ पे तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सर दिल्ली में रहना बहुत महंगा है। सही बात। हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है कि वो दिल्ली में आकर रह सके। तो जो आपके चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस के हिसाब से उनके सोल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि चैलेंजेस तो सर आते रहेंगे। आज ये है, कल कुछ और होगा, उसके लिए हमें अपनी तैयारी को नहीं रोकना है। मुझे लगता है मैम, बहुत अच्छी बात आपने बोली। जब हम कोई चीज़ नहीं करते तो हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए। लेकिन आप सही सिस्टमेटिक तरीके से आप तैयारी करते हैं तो गांव में भी रैंक हासिल की जा सकती है। ऑनलाइन भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं कि बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके बहुत बेहतर किया। और आपने भी अभी जब बात हो रही थी कि आपने सेल्फ स्टडी किया है, बस गाइडेंस रहा है, टीचर्स का गाइडेंस रहा है, कुछ लोगों से आपने मेंटरशिप ली है, वो अच्छी बात। तो हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तो एक मैसेज आपको मैम से मिल रहा होगा कि आप घर रह के भी तैयारी कर सकते हैं, सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। मैम लास्ट में कुछ ऐसा मैसेज दीजिए हमारे एस्पिरेंट्स के लिए जो उनको एक ओवरऑल जर्नी जो उन्होंने जो भी एक फॉलो किया है, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी कोई भी एग्जाम, सरकारी एग्जाम के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, तो एक आप मैसेज दीजिए जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। मैसेज सर यही है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए। कभी कभी बीच में आपको लगेगा कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, सबको लगता है, इट्स नॉर्मल। ये नहीं लग रहा है तो वो अब नॉर्मल है, लेकिन आपको रुकना नहीं है जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाए। लगे जब कि नहीं हो पा रहा है तो जिस लिए हमने स्टार्ट किया था वो याद कर लीजिए कि स्टार्ट किस लिए किया था, क्योंकि केवल वीडियोस वाली जो मोटिवेशन होती है वो बहुत टेम्परेरी है सर। जो आपकी अंदर की मोटिवेशन है आपको बार बार उसे ही याद करना पड़ेगा, तभी आप इतनी लंबी जर्नी को, वैसे तो मैं हमेशा चाहूँगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए लोगों का, बिकॉज काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है जितनी लंबी होती जाती है जर्नी। लेकिन अगर लंबी जर्नी हो रही है तो अपना सेल्फ मोटिवेशन रखिए और हो जाएगा, आप लगे रहिए बस। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया है मैम ने कि आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको मेहनत करते रहना है। सही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कीजिए और गाइडेंस तो आपके पास है ही, बस मेहनत करना है, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा गाइडेंस भी आपने दिए हैं और ऐसे प्रोग्राम हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।